आज हम पॉलीसाइफोनिया में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। The spermatia liberated from the male gametophytic plants are carried out by the water current to the carpogonium. When a spermatium adheres to the trichogyne of the carpogonium, the point of attachment dissolves and the male nucleus enters into the trichogyne. The male nucleus then enters the trichogyne and move down and reach the swollen base of the carpogonium and fuse with the female gametophyte or female gametes from the zygote. The formation of zygote represents the end point of the haploid gametophytic generation and the starting point of the diploid carposporophyte. पॉलीसाइफोनिया के एंथीरोजॉइड्स या स्पर्मेटियम नॉन मोटाइल होते हैं। कार्पोगोनियम के मैच्योर होने पर इसके ट्राइकोगाइन के एपेक्स से म्यूसिलेजिनस स्रावित होता रहता है और स्पर्मेटेंजियम के फ्री होते ही या स्पर्मेटेंजियम से स्पर्मेटियम फ्री होते ही समुद्री जल की लहरों में कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन तक पहुंच जाता है और कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन के संपर्क में आने पर ट्राइकोगाइन एपेक्स से स्रावित म्यूसिलेजिनस से चिपक जाता है या अटैच्ड हो जाता है। अब स्पर्मेटियम तथा कार्पोगोनियम के स्पर्श बिंदु की बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है या घुल जाती है और ट्राइकोगाइन में मेल न्यूक्लियस धीरे धीरे नीचे की ओर एग न्यूक्लियस के करीब या समीप पहुंच जाता है और फ्यूजन करने के पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा अन्य डिप्लॉयड फेज कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। बेसल स्टाइल सेल इनिशियल तथा लेटरल स्टाइल सेल इनिशियल डिवीजन के द्वारा टू सेल्ड बेसल स्टाइल फिलामेंट तथा 4 to 10 सेल लेटरल स्टाइल फिलामेंट का निर्माण करती हैं। सपोर्टिंग सेल्स डिवाइड के द्वारा ऊपर की ओर एक सहायक कोशिका या एक्सिलरी सेल बनाती है। अब यह कोशिका कार्पोगोनियम के बेस के समीप स्थित होती हैं। सहायक कोशिका या एक्सिलरी सेल्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर संरचना के द्वारा कार्पोगोनियम से जुड़ जाती है। इस ट्यूब को हम ओब्लास्ट कहते हैं। अब कार्पोगोनियम का 2x जाइगोट न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है जिसमें से एक न्यूक्लियस ओब्लास्ट के माध्यम से ऑक्सिलरी या सहायक कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। ऑक्सिलरी सेल या सहायक कोशिका में पहले से ही उपस्थित हैप्लॉइड न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। यह न्यूक्लियस डिवीजन के द्वारा 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है जिसमें से एक न्यूक्लियस सहायक कोशिका यानी कि एक्सिलरी सेल्स में रह जाता है और दूसरा
सहायक कोशिका से बनी अतिवृद्धि यानी कि आउटग्रोथ में चला जाता है, जिसे कि गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। ये अपनी मातृ कोशिका से सेप्टा के द्वारा पृथक हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रकार अनेक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बनती हैं, जो कि फर्दर डिविजन्स के द्वारा 2 to 3 सेल्ड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स का निर्माण करती हैं। अब प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट को देखा जाए तो उसकी जो एपेक्स की सेल्स होती हैं वो नाशपाती या पियर शेप्ड की होती है और कार्पोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोर्स का प्रोटोप्लास्ट एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनाता है। अब सपोर्टिंग सेल्स के निकट स्थित पेरिसेंटल सेल्स डिवाइड होकर कार्पोस्पोरेंजियम के चारों ओर एक बंध्य या स्ट्राइल कवरिंग बनाती है। ये स्ट्राइल कवरिंग पेरिकार्प कहलाती है। अंत में सहायक कोशिका या ऑक्सिलरी सेल्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स प्लस बेसल स्टाइल फिलामेंट प्लस लेटरल स्टाइल फिलामेंट, ये सभी आपस में संयुक्त होकर एक बड़ी मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बनाती हैं। इस लार्ज सेल को हम प्लेसेंटल सेल कहते हैं। इस प्रकार निर्मित फ्रूटिंग बॉडी को सिस्टोकार्प कहते हैं। सिस्टोकार्प के एपेक्स पर एक ओस्टियोल या छिद्र बन जाता है और सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरेंजियम तथा कार्पो बीजाणुधानियाँ स्थित होती हैं। इस चित्र में आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में देख सकते हैं। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया include the following events. The two-celled lateral strile filament become 4 to 10-celled. The basal strile filament initials divide into two-celled filament. The strile filaments are nutritive in function. The supporting cell buds off an auxiliary cells at its upper end. It has a haploid nucleus and lies close to the carpogonium. The auxiliary cells establish the tubular connection with the base of carpogonium. The diploid nucleus of the carpogonium divides mitotically into two daughter nuclei, and one of these nuclei migrate into the auxiliary cell through the tubular connection. The haploid nucleus of the auxiliary cells now degenerates, leaving behind only the diploid nucleus. The carpogonial branch gradually begins to shrivel. The outgrowths of the pericentral cell adjacent to the supporting cells start producing an envelope around the developing carposporophyte. Now, many initials called gonimoblast initials are produced from the auxiliary cells. The diploid nucleus of the auxiliary cells divide mitotically and each daughter nucleus
migrate into the gonivoblast initial. Thus, each gonivoblast initials contain a diploid nucleus, and each gonivoblast initials divide and redivide to form a short gonimoblast filament. The terminal cell of the gonimoblast filament develop into an elongated, pear-shaped carposporangia. The contents of each carposporangium differentiate into a single diploid carpospores. By this time, the supporting cells plus auxiliary cells plus carpogonial filaments and the sterile filaments fuse to form an irregular shaped nutritive cells. These nutritive cells is called as placental cell. इस डायग्राम में आपको पॉलीसाइफोनिया के सिस्टोकार्प के बारे में दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोरोफाइट और सिस्टोकार्प के बारे में पढ़ेंगे।